अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घुटन के इस दौर में जो तहरीक इंसाफ के लिए है, तीन बड़ी खूबसूरत खबरें मेरे पास आपके लिए हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए मस्बत हैं। एक बड़ी मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा दो बड़ी खबरें, एक पेशावर से और दूसरा लाहौर से है। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हिरासत में, उनका बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है। मैं नवाज शरीफ पे पहले आ जाता हूँ। आपने देखा कि पूरा निज़ाम लेटा हुआ है हमारा इंसाफ का। मैं इसको बदबूदार निज़ाम कहूँ, बोसीदा निज़ाम कहूँ, या एक खूबसूरत निज़ाम कहूँ कि जिसमें गरीब के लिए छितर हैं और अमीर के लिए सारा निज़ाम जो है वो लेट जाता है। वसीम का मैंने टाइम लिया, इसने निकलना है, तो मैं पहले, क्योंकि ये कोर्स कवर करता है, तो ये इस खूबसूरत निज़ाम में जिसमें आमिर फारूक साहब ने 30 मिनट में महफूज फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ साहब को बरी करके घर भेज दिया कि जी अपीलें बहाल हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की सैकड़ों, दर्जनों, मैं कह दूंगा कि उनकी अपीलें जिनके ऊपर फैसले महफूज हैं, लेकिन वो सुनाए ही नहीं गए। किसी पे 40 दिन हो गए, किसी पे महीना हो गया, किसी को अभी 8 महीने सुन रहे हैं कि फैसला महफूज और वो सुनाया नहीं जा रहा, या ऊपर से कोई हुक्म आएगा तो वो सुनाया जाएगा। वसीम, ये पहले मुझे थोड़ा सा आप बता दो, फिर जो तीन खबरें तहरीक इंसाफ की है वो मैं अपने व्यूअर्स को बाद में बता दूंगा। माइक मेरी तरफ कर लें, आवाज़ का मसला होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी निज़ाम बोसीदा, बदबूदार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। ये जो रियासत है, इसके अंदर एक रियासत है, उस रियासत के तहत एक निज़ाम चलता है और उस निज़ाम का नाम नवाज शरीफ है। वो चाहे गरीब लोगों को छितर मारे, वो चाहे किसी दिन डील की बात करे, किसी दिन वो नज़रियाती बन जाएं, किसी दिन वो कहें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कौमी मुजरिम हैं, और किसी दिन आकर वो मुंह छुपाते रहें। उनके तमाम लीडरों से ये पूछा रहे कि नवाज शरीफ साहब, आपने माफ़ कर दिया है फैज़ को, आपने माफ़ कर दिया है जनरल बाजवा को, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये निज़ाम खुद नवाज शरीफ है और वो इस मुल्क में वापस आ चुका है। आपकी बात से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की मुट्ठी में है, अदालतें उनकी एक जेब में है और जो जितने भी फैसले होने हैं वो दूसरी जेब में है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो निज़ाम है वो हमेशा, नवाज शरीफ दुल्हन होती है और वो दूल्हा होता है। चौथी बार शादी होने वाली है, देखिए तलाक कब होती है। ये शादी अब पूरा अरसा चलती रहती है। बाकी जहाँ तक आपने आमिर फारूक साहब की बात की है, आमिर फारूक साहब के गालबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों तो नहीं, लेकिन दो से तीन बड़े केसेस हैं जिनके फैसले महफूज हुए हैं और अभी तक नहीं सुनाए गए। लम्हा मौजूद में जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इससे चंद मिनट कबल भी एक फ़ैसला महफूज हुआ है, वो भी नहीं सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब अब मिनटों का, सेकंडों का गेम होती है कि आज जैसे अब अपीलें बहाल हुई, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। पहले कहा गया कि जजमेंट रिज़र्व हो गई है, फिर कहा गया कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, बेंच आ रहा है और वो आपको फ़ैसला सुनाएगा महफूज, और फिर अगले ही लम्हे अदालती अमले ने आके बता दिया कि अपीलें बहाल हो गई हैं। और खैर से मोहसिन नकवी साहब ने अपने ऊपर किया एहसान, उसका बदला चुकाने के लिए ऑलरेडी वो जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 401 है, पंजाब हुकूमत ने उसके तहत नवाज शरीफ साहब को माफ़ किया हुआ है, सज़ा मुअत्तल की हुई है। तो इस सारे सिस्टम में नवाज शरीफ साहब आए हैं। नवाज शरीफ साहब नामज़द वज़ीर आज़म है। बस नहीं चलता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का बस नहीं चलता, आपकी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का बस नहीं चलता। कि किस तरह वो नवाज शरीफ साहब अभी मुल्क में वापस नहीं लौटे थे। वो याद है आपको, उम्मीद पाकिस्तान एक त्यारा था और जिसमें हमारे कोई 150 से करीब सहाफ़ी हज़रात भी बैठे थे। तो वो उम्मीद पाकिस्तान अभी पाकिस्तान में लैंड नहीं किया था, वो जब दुबई में था। तो वहीं से अगर इनका बस चलता तो नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का हल्फ दिलवाते, और आकर जब वो उम्मीद पाकिस्तान या लाहौर या इस्लामाबाद उतरता तो फिर जाकर नवाज शरीफ साहब सीधा वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके होते। मगर बस नहीं चलता, बेबस हैं। यहाँ पर आकर आपकी इस्टेब्लिशमेंट बेबस हो जाती है। उसके लिए इलेक्शन जिस तरह के भी करवाने हों, करवाने पड़ेंगे। और फिर आमिर फारूक साहब, वो तो क्या कहते हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो अदलिया है उसने अपनी बेतौकीरी को, अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को, अपने आइन को, अपने कानून को, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया हुआ है। जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है अदलिया का फैसला ना मानकर बेतौकीरी करती है, जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है अदलिया से फैसले करवा कर बेतौकीरी करती है। दोनों सूरतों में अदलिया की बेतौकीरी हो रही है। और अदलिया हमारी वो पहले दिन से, वो आपको याद नहीं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था, जस्टिस मुनीर साहब थे, उनका नजरिया ज़रूरत था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी था। वो हमारी अदालतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी जजेस पकड़ कर फैसला सुना देते हैं और कभी उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो एक ही शख्स है, वो शख्स अपनी अना, अपनी ज़िद की खातिर पूरी रियासत का निज़ाम यूँ चला रहा है। आप और मैं तमाशबीन है, तमाशा देख रहे हैं। हम यहाँ तमाशा देखते हैं और फिर आपके ऑडियंस को बताते हैं। वसीम, आपने जाना है, आपका मतलब भी यही है कि एक तमाशा लगा हुआ है और हम उसको सारे बैठ के देख रहे हैं। नाज़रीन, वसीम से मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे दो तीन खबरें जो आज की अहम थी
तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। एक तो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान से अभी एक मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वफ्द की, जिसमें असद कैसर शामिल थे और उनके साथ अली मोहम्मद ख़ान थे और बैरिस्टर सैफ थे। ये तीनों खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हैं। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और इस वक्त जो एक घुटन का माहौल है कि सिर्फ एक ही सारा जो प्रोटोकॉल है वो एक सियासी जमात को दिया जा रहा है, पूरा निज़ाम उनको प्रोटोकॉल दे रहा है। वज़ीर आज़म अभी बने नहीं है नवाज शरीफ साहब, लेकिन सारी मरात वो अभी से ले रहे हैं, सब कुछ उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं और उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमारे साथ PDM का इल्हाक था वो इस बात पे नहीं था कि किसी डील या ढील के ज़रिए नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो अब आज श्री रहमान का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में नहीं होगी तो फिर वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। उसके बाद ये बड़ी मुलाकात जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुई है, इससे पहले एक और मुलाकात हुई थी मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान के साथ। तो ये एक मफाहमत का कुछ कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त हालात हैं जिसका तहरीक इंसाफ को रगड़ा गया है, तहरीक इंसाफ को गैर आईनी तरीके से उनके लोगों को उठाया गया है, उनके लोगों को जेलों में बंद किया गया है, या जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिनको कहा गया था उनमें से कुछ लोग पवित्र हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। दूसरी तरफ ये एक कोशिश चल रही है कि भंवर में फंसी हुई जो तहरीक इंसाफ उनको निकाला जाए। दूसरी 2 बड़ी खबरें, उसमें से आज एक खैबर पख्तूनख्वा से आपने देखा कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी पिछले जो फैसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबंग फैसले हैं कि अगर जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर हमारे फैसले नहीं मानेंगे तो फिर हम या कुर्सी छोड़ देंगे या फिर IG को और बाकी चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे कि फैसले कैसे माने जाते हैं। आज भी वो एक फैसला है कि जल्द से जुलूस करने के लिए तहरीक इंसाफ को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इजाज़त मिल गई है, वो अपना रैलियाँ कर सकते हैं, कन्वेंशन कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा कि तहरीक इंसाफ को कोई झंडा भी लेकर अगर सड़क पर आ जाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई रैली नहीं निकालने दी जाती थी। लाहौर में आपने देखा कि जब उनको इजाज़त मिल गई थी जलसा करने की, जो इतने कारकुनान जितने नहीं आए थे जितना पंजाब पुलिस की नफरी वहाँ पहुंचा दी गई थी कि इन लोगों को उठा लिया जाए। ऐसा कोई अदालती कोई वैसे हुक्म नहीं था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद ये सब कुछ हो रहा था। तो आपने देख रहा था कि रियासती मशीनरी जो एक जमात को रोकने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल हुई है कि जो उनको जल्द से जुलूस करने की इजाज़त दी गई है, उसमें जब एडवोकेट जो जनरल थे पेशावर के, उन्होंने कहा जी आतिफ खान जो है वो इश्तिहारी है, हम एक इश्तिहारी को जलसा करने की कैसी इजाज़त दे दे। तो अदालत ने कहा कि एक तो अभी तो कुछ इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल के साथ लाया जा रहा है, तो ये बड़ा दबंग उनका जो रिमार्क्स थे अदालत की तरफ से। और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपको डिप्टी कमिश्नर जलसों की इजाज़त नहीं देता तो फिर आप हमें अदालत से रुजू कर सकते हैं। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो पंजाब से मुख्तलिफ है। वहाँ के जो पठान है वो पहले भी घरों में, चौकों चौराहों पे ये कन्वेंशन, छोटे मोटे रैलियाँ और वो कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे हैं, सड़कों पर आते हैं। इसके लिए टफ टाइम होगा कि रियासत को रोकने के लिए मशीनरी जो इस्तेमाल की जाती है उनके खिलाफ शायद वो लोग निकलें और एक नई वेव शुरू हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आप शायद तहरीक इंसाफ को उस तरह रगड़ा नहीं लगा सकते जिस तरह बाकी इलाकों में आपने लगाया है। तीसरी बड़ी आपने देखा कि आज लाहौर में जो उमर सरफराज चीमा है, जो साबिक दाखिला थे पंजाब के, इमरान खान के बड़े वो मजबूत साथी बन के सामने आए हैं। यास्मीन राशिद जिनकी उम्र इतनी हो गई है लेकिन वो जेल काट रही है पिछले 5 महीने से, उन दोनों के बयान ने इस वक्त तहलका मचा दिया है। सबसे पहले आप यास्मीन राशिद का देखें कि उन्होंने आज एक बयान दिया कि नवाज शरीफ को उन्होंने ललकारा। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ इतने ही बहादुर है तो मेरे हल्के में आएँ, वो इलेक्शन लड़ें, ये इलेक्शन भी हारेंगे और इनकी ज़मानतें भी जब्त होंगी। ये यास्मीन राशिद आपने देखा है कि वो बीमार भी रही हैं जेल में और इसके अलावा अभी भी जेल काट रही है। उमर सरफराज चीमा ने भी आज एक सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो हम बहुत पहले कर चुके होते। 5 महीने से हमें एक बेबुनियाद केसों में जेल में बंद किया हुआ है, हम इमरान खान के साथ डट के खड़ेंगे। एक उमर सरफराज चीमा का आपने बयान देखा कि जो बड़ा दबंग है। यानी बहुत सारे लोग जो इस घुटन के माहौल में, जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो इस बात को मानते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो जाए, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं, वो जेलों में पड़े रहें, सालों उनको जेलें बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इस वजह से कि माजी में आपने देखा है कि बहुत सारी जमातों को दीवार से लगाने को, उनको मिटाने की कोशिश की जाती रही। नई जमातें कठपुतलियों की सूरत में बनाई जाती रहीं, लेकिन उनका कोई ख़ास खतर का फ़ायदा नहीं हुआ। माजी की जो जमातों का किसी को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से भी तहरीक इंसाफ को ना ख़त्म किया जा सकता है, ना उसके वजूद को मिटाया जा सकता है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। कल देखेंगे जो भी सूरत हाल पैदा होगी, सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।